कैसे हो बच्चों? पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था हेनरीज लॉ को, और हेनरीज लॉ के रिगार्डिंग अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। तो उस क्वेश्चन को हम लोग चूंकि आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आज नहीं करके जब लास्ट क्लास होगा तो हेनरीज लॉ के रिगार्डिंग भी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, आज हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है आपका वास्ट दाव, है ना? क्या टॉपिक है बताइएगा? वास्ट दाव। और वाष्प दाब का मतलब आप सिंपली बता सकते हैं वेपर बोलो प्रेशर, वेपर प्रेशर सबसे ही पता चल जाएगा आपको वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। क्लियर? तो वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहते किसको है तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, है ना? सपोज ये पहले हम ऐसा कुछ नहीं है, एक कोई कंटेनर है, इसका हम इसको ऐसे पैक कर दिया कंटेनर। इसमें हमने क्या रख दिया? लिक्विड रखा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या रखा? लिक्विड रखा। ये माइनस साइन जो दिए बाबू ये आपका लिक्विड है। क्लियर? और यहाँ प्लस साइन जो हम दे रहे हैं बाबू वो आपका सॉलिड है, सॉरी गैस है या वेपर का सकते वेपर। सर एक बात बताइए, लिक्विड वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा? ऐसे थोड़ी होगा। तो क्या होगा वो बोले यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा या हीट देना पड़ेगा। क्लियर? तो जब आप लिक्विड को हीट कीजिएगा तो यह आपका किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर में। कब वेपर में कन्वर्ट होता है? लिक्विड कब वेपर में कन्वर्ट होता है? जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के पास जाता है, क्वथनांक के पास जाता है। सपोज यदि ये वाटर होता तो 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर किसमें कन्वर्ट होना शुरू करता? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करता। तो शुरुआत में थोड़ा 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 वाटर यहाँ से कहाँ जाता? ऊपर जाता। एक टाइम आता जब जिस हिसाब से वाटर यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है, तो उसी हिसाब से क्या होगा? वेपर फिर वहां पे कंडेंस होकर फिर नीचे आएगा। सपोज यदि इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आज हम बात करते हैं कि यदि आप पानी को सिंपली गर्म कर रहे हैं तो जब आप पानी को सिंपली गर्म कीजिएगा बाबू तो आप क्या देखते हो कि ये वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है, अपने चारों ओर चला जाता है। क्लियर? मगर सपोज आज क्या कीजिए, आप एक ढक्कन लेके आइए और उस ढक्कन को उसके ऊपर में रख दीजिए। जैसे आप ढक्कन को उसके ऊपर में रखेंगे तो वो बाहर जाने के बजाय देखेंगे कि जैसे ढक्कन को हटाते हैं तो देखते हैं सारा जो वेपर है वो उसके ड्रॉप वाइज उसके इसमें लगा हुआ है और वो कहीं ना कहीं टपक टपक के किधर गिरता है? इसी में गिरता है। तो कहने का मतलब जब आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। और वेपर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। क्लियर? तो जब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना दोनों बराबर रेट से हो, साम्यावस्था। साम्यावस्था मतलब जिस हिसाब से लिक्विड यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी हिसाब से वेपर किस में कन्वर्ट हो? लिक्विड में कन्वर्ट हो। दैट इज नोन एज साम्यावस्था, या उसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब वेपर और लिक्विड दोनों क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। तब जो प्रेशर वेपर लगाता है, वेपर प्रेशर लगाएगा ना, तब जो प्रेशर कौन लगाएगा? वेपर लगाएगा। वो प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, जब लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या हो, सॉरी लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में हो तब जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कौन? वेपर। उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो when liquid and vapor are in equilibrium then the pressure exerted by vapor is known as क्या? वेपर प्रेशर। जब लिक्विड मतलब द्रव और क्या बोले वाष्प दोनों साम्यावस्था में हो, मतलब जिस स्पीड से ऊपर से नीचे उसी स्पीड से नीचे से ऊपर, है ना, तब जो वाष्प ऊपर से
प्रेशर लगाएगा, तब जो वाष्प ऊपर से प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर क्या कहलाता है, बोलो वेपर प्रेशर। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह, या बाजू भी लिख देते हैं इसको। आप पहले इसको लिखना, उसका फोटो बनाना है। निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प साम्यावस्था, निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प साम्यावस्था में होती है। ठीक, जब आपका निश्चित कोई ताप पे दोनों क्या होगा, साम्यावस्था में होगा, है। तो निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प साम्यावस्था में होती है, तब ऊपर बोलो किसके द्वारा, वाष्प द्वारा लगाया गया, तब वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, निश्चित ताप पर वाष्प द्वारा साम्यावस्था में रहते हैं, तब वाष्प द्वारा आरोपित दाब, है ना। तब वाष्प द्वारा लगाया है ना, लगाया गया दाब, वाष्प दाब, ऐसी को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहलाता है। वेपर प्रेशर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, निश्चित ताप पर द्रव तथा वाष्प साम्यावस्था में होती है, तब वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जब लिक्विड और वेपर दोनों क्या हो, साम्यावस्था में हो, मतलब जिस स्पीड से वेपर किसमें आए, लिक्विड में गिरे, उसी स्पीड से लिक्विड किसमें जाए, वेपर में, तब जो वेपर प्रेशर लगाता है वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। ओके, चलिए ठीक, इसको लिख ले, लिख लिए होंगे, चलिए लिख लीजिए बाबू। लिखने के समय क्या करना, पॉज कर देना वीडियो को, उसके बाद लिख देना। ठीक, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, क्या बात करें, अगला टॉपिक होगा द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। जो वाष्प दाब है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगला टॉपिक डालेगा द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। द्रव का जो वाष्प दाब होगा उसको कौन कौन फैक्टर्स जो है, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर, कौन कौन से, मतलब किसके बढ़ाने से बढ़ेगा, किसके घटाने से घटेगा, है ना। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग द्रव की प्रकृति पर। पहला फैक्टर क्या है, द्रव की प्रकृति। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा, नेचर ऑफ लिक्विड। द्रव की प्रकृति पर या उसी को क्या लिख सकते हैं बताइएगा, नेचर ऑफ लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, द्रव की प्रकृति पर, नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा। पहले एक चीज समझिएगा, ये आपका लिक्विड हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्लस प्लस क्या हो गया, है ना, ये आपका सिंपल वेपर हो गया। क्लियर, तो ये लिक्विड और वेपर जब इक्विलिब्रियम पे होता है, तब जो प्रेशर आपका वेपर लगाता है
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। अब एक चीज आपको बताना है बाबू, ये लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में है, तब जो प्रेशर लगाएगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो हाँ, अब यदि जाना का वेपर जो प्रेशर लगाएगा, वेपर जो प्रेशर लगाएगा वही वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना ज्यादा वाष्प, जितना ज्यादा केवल वाष्प होगा ऊपर में, जितना ज्यादा वाष्प पहुंचेगा उतना ज्यादा दाब, उतना ज्यादा वाष्प दाब। कब ये ऊपर पहुंचेगा, ज्यादा कब ऊपर पहुंचेगा, मान लो सबको पता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यदि इसके बीच लगने वाला बल क्या हो, कमजोर हो, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच लगने वाला बल क्या हो, कमजोर हो। किसके, द्रव के बीच लगने वाला बल कमजोर हो तो जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा और ये किसमें बदल जाएगा, वाष्प में। और यदि वाष्प में बदल गया तो वाष्प ऊपर से प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्प दाब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या बोले, जब द्रव और वाष्प दोनों साम्यावस्था में हो तब जो वाष्प दाब लगाता है उसको वाष्प दाब करते हैं। क्लियर। तो आप खुद से सोचिएगा, तो जितना ज्यादा वाष्प ऊपर में होगा उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा। और वाष्प कब बढ़ेगा, जब नीचे से ज्यादा द्रव कहाँ जाए, ऊपर जाए। जब नीचे से ज्यादा द्रव कहाँ जाए, ऊपर जाए, तो वाष्प दाब आपका बढ़ेगा। कब यह नीचे से ऊपर जाएगा, जब द्रव के बीच लगने वाला बल क्या हो, कमजोर हो। द्रव के बीच लगने वाला बल क्या हो, कमजोर हो, तो यह बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा और ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि द्रव के बीच लगने वाला बल क्या हो, कमजोर हो, है ना। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइएगा, द्रव जिनके अंतर आणविक बल या जिनके अंतर आणविक बल, द्रव जिनके अंतर आणविक बल क्या होते हैं, बोलो, कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं, जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, फलस्वरूप बोलो वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो हम क्या बोले, जिसका अंतर आणविक बल द्रव का क्या होगा, कमजोर होगा, ये यहाँ से जल्दी से टूट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जितना ज्यादा ऊपर में वाष्प होगा उतना ज्यादा नीचे दाब लगेगा। तो जितना ज्यादा वाष्प ऊपर जाएगा उतना ज्यादा दाब लगेगा। कब ज्यादा वाष्प जाएगा, जब यहाँ से इसके बीच लगने वाला बल क्या हो, कमजोर हो। इसको आप उतार सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट फैक्टर आप लिखेंगे क्वथनांक। कब करें बाबू, जब करें। चलिए इसको भी देखने के लिए आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला फैक्टर है क्वथनांक। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग दोनों हर तरह का चर्चा करेंगे। देखो ध्यान से, एक चीज दिमाग में फिट रखना, जितना ज्यादा ऊपर में वाष्प जाएगा उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा। तो नेक्स्ट फैक्टर है आपका क्वथनांक। क्वथनांक जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ही को बताना है, हम ज्यादा नहीं बताएंगे। हम दो अलग अलग लिक्विड लेते हैं, दो अलग अलग लिक्विड लिए। ये चीज तो सभी को पता चला, जितना ज्यादा ऊपर में वाष्प जाएगा उतना ज्यादा नीचे दाब लगेगा। क्लियर। ये ऐसा एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है, समझिएगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। और दूसरा बाजू में हम और लिक्विड लिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट, बोलो,
100 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज आप बताइएगा, हम तो नहीं बताएंगे ज्यादा, है ना, आप ही को बताना, दोनों सामने अवस्था में होगा। अब एक चीज सोचिएगा, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 70 डिग्री पहुंचते ही यह वाष्प में बनना स्टार्ट कर देता है, वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। कब? जैसे 70 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर हुई, ये वाष्प में बनना स्टार्ट कर देता है, वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। कब? 70 डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? अब बात करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अब आत्मा से आप बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या करेगा? वाष्प में कन्वर्ट होगा। आप हीट देना शुरू कीजिएगा, यहां से आप टेम्परेचर देना शुरू किए, बोलो, टेम्परेचर देना शुरू किए, ये 70 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही वाष्प बनना शुरू कर देगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद वाष्प बनना शुरू करेगा। तो यहाँ पे मान लो हम 70 दिए, जैसे 70 पहुंचा वैसे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुंच गया? ऊपर। क्या 70 में यहाँ से ऊपर जाएगा क्या? सेम टेम्परेचर दीजिएगा तभी तो चेक होगा। सपोज यहाँ 70 जैसे पहुंचा तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, 80 में क्या होगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, सत्तर में क्या हुआ? कुछ मॉलिक्यूल तो ऊपर जाना शुरू करेगा और यहाँ पे 100 से स्टार्ट करेगा। और 70 में यहाँ से मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऊपर चला गया, तो ऊपर वेपर गया, वेपर क्या लगाएगा? दाब, तो वाष्प दाब बढ़ने लगा। यहाँ 70 में एक भी ऊपर नहीं गया, मतलब वाष्प दाब नहीं हो रहा है कुछ। 80 में यहाँ से चला गया, ऊपर से प्रेशर लगा रहा है। 80 में यहां से एक भी नहीं गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा। 90 में यहां से चला गया, 90 में यहां से नहीं गया, यहां स्टार्ट भी नहीं है, उधर प्रेशर लगना शुरू हो गया। यहां स्टार्ट भी नहीं है, इधर प्रेशर लगना शुरू हो गया। ध्यान रखिएगा। 100 में आ गया, यहां फिर से लगना शुरू हुआ। यहां 100 में स्टार्ट किया, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाके प्रेशर लगना शुरू किया, कुछ या बहुत सारा पहुंच गया। क्यों? 70 से ही पहुंचना शुरू किया, 70, 80, 90, 100 तक जाते जाते बहुत सारा मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे प्रेशर लगाना शुरू किया। मगर 100 में यहाँ पे थोड़े से गए, तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होने के चलते कम टेम्परेचर पे ही ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाकर के प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। यहाँ स्टार्ट भी नहीं किया था। तो अल्टीमेटली एक चीज क्या पता चला कि यदि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जल्द ही कहां चला जाएगा? ऊपर, और क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसमें वाष्प ज्यादा बनेगा। तो 70 से ही जाना शुरू करेगा ना, बहुत सब 70, 80, 90, 100 कितना पहुंच गया? यहाँ 100 स्टार्ट हुआ। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या? कम, तो उसका वेपर क्या होगा? ज्यादा बनेगा ऊपर में, तो ऊपर से प्रेशर भी क्या लगेगा? ज्यादा। क्लियर? क्योंकि 100 वाला तो अभी जस्ट स्टार्ट किया, 1-2 मॉलिक्यूल पहुंचा होगा ऊपर में, ऐसे लगाएगा। समझिए, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्वथनांक के, देखो जिसका वाष्प दाब कम तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंचा, ऊपर से प्रेशर लगाया, तो वाष्प दाब पर, सॉरी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, क्वथनांक कम, उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल कहां पहुंच गया? ऊपर, प्रेशर लगाया। तो जिसका क्वथनांक कम, उसका वाष्प दाब ज्यादा। क्लियर? तो आप लिख सकते हो वाष्प दाब क्वथनांक के क्रमानुपाती होता है, अर्थात कम क्वथनांक वाले द्रव का
वाष्प दाब कम क्वथनांक वाले द्रव का वाष्प दाब क्या होता है बोलो, जिसका क्वथनांक कम होगा, अर्थात कम क्वथनांक वाले द्रव का वाष्प दाब, इसका क्वथनांक कम हो, है ना, अधिक होता है। तो हम क्या बोले, वाष्प दाब क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्वथनांक बढ़ेगा तो वाष्प दाब घटेगा। और क्या लिखिए, अर्थात कम क्वथनांक वाले द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। चलिए अधिक यहां से लिख लो, होता है। और यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो कि फोटो बगल में कंपैरिजन के लिए जरूर बनाइएगा ताकि ध्यान रहेगा। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यही लिख देता हूं, इसके नीचे लिख देना, क्या लिख सकते हो बोलो, बोलो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, और जिसका ये, अब इसको लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए, क्वथनांक आपने लिख लिया तो दिक्कत चलिए नहीं। अब अगला क्या लिखेंगे, दो फैक्टर्स हमने पढ़ा, उतार लिए होंगे। अगला फैक्टर्स पढ़िए ताप, कि ताप के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, या इसी को क्या कहोगे, ताप। फिर वही एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं, उसी से क्लियर होगा। सपोज ये आपका क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, बच्चे बोलेंगे घर में ही बोलिए, द्रव। ये आपका क्या हुआ बोलो, वाष्प। दोनों साम्यावस्था में है, द्रव और वाष्प दोनों किसमें है, साम्यावस्था में है। यहां पे भी एक, इस बार दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम कर देते हैं, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम करेंगे तभी तो टेम्परेचर से कोरिलेट करेंगे। द्रव वाष्प दोनों साम्यावस्था में है। अब सीपी एक चीज बताइएगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट बोलो 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस में दोनों क्या करेगा, टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दोनों क्या करेगा, बॉयल करना शुरू करेगा। अब फिर क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान देना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 110 करेंगे तो और भी यहां से मॉलिक्यूल्स कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि ताप बढ़ाने के साथ साथ इसके बीच लगने वाला जो बल होगा, किसके बीच, द्रव के अणु के बीच लगने वाला बल कमजोर होगा। और जब द्रव के अणु के बीच लगने वाला बल कमजोर होगा तो वह कहां, वाष्प में जाएगा, और जितना ज्यादा वाष्प होगा उतना ज्यादा दाब, वाष्प दाब होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो द्रव के बीच लगने वाला बल कमजोर होता है और द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होकर ऊपर चला जाता है। और यदि यह साम्यावस्था में होगा, मतलब जितना ज्यादा वाष्प ऊपर जाएगा उतना ज्यादा वाष्प दाब होगा। आप हीट कीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस, खुद सोच सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस में कुछ मॉलिक्यूल्स गए होंगे ऊपर से प्रेशर लगा देंगे। 110 डिग्री सेल्सियस में और भी मॉलिक्यूल्स गए होंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा देंगे।
120 में और ज्यादा गए होंगे तो और ज्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे, 150 में और ज्यादा गए होंगे तो और ज्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे, 170 में और ज्यादा गए होंगे तो और ज्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ से उतना ही लिक्विड ऊपर जाएगा और प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो यहां से आप लोग लिख सकते हो क्या, ताप बढ़ने के साथ साथ, है ना, ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव के बीच में लगने वाला बल कमजोर होता है। द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। फलस्वरूप वाष्प दाब बढ़ जाता है। क्योंकि आपको क्या बताए, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दीजिएगा उतना ज्यादा वाष्प बनेगा ऊपर में, और जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो वाष्प दाब बढ़ जाता है। यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर के बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है, तो लिख सकते हो वेपर प्रेशर, वेपर, इधर लिख देते हैं। आप पहले इसी को बना लो, फिर उसको लिख लो, या उसको डिफिनेशन को लिखो, फिर फोटो बनाओ, फिर नीचे इसको लिख देना, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उतार लीजिए, उतार लीजिए। उतार लिए, उतार लीजिए। चलिए ठीक है। तो द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले 3 कारक को हम लोग पढ़े। पहला पढ़े क्या, बोलो? एक तो अंतर आणविक बल, द्रव के बीच के लगने वाला बल जो होगा, मतलब द्रव की प्रकृति। दूसरा पढ़े क्वथनांक, तीसरा पढ़े टेम्परेचर, और चौथा आप पढ़ेंगे द्रव की शुद्धता। चौथा क्या पढ़ेंगे, द्रव की शुद्धता। समझिएगा, द्रव की शुद्धता। यहां से लिख सकते हैं प्यूरिटी ऑफ लिक्विड, कि द्रव हमारा शुद्ध है कि अशुद्ध है। यदि शुद्ध है तो क्या होगा, और यदि उसके अंदर अशुद्धि मिला दे तब वाष्प दाब में क्या इफेक्ट होगा। तो अब एक चीज अब समझिए, पहले फिर से हम लोग 2 तरह का विलय का बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ हम लोग विशेष करके अवाष्पशील विलय की चर्चा करेंगे। शब्द आता है अवाष्पशील, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल। तो अवाष्पशील विलय जो होगा, ध्यान दीजिएगा, वह विलय जो आपका वेपर में कन्वर्ट नहीं हो, वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो, उसको हम लोग अवाष्पशील विलय कहते हैं। सबसे पहले आते हैं शुद्धता में, हम प्योर लेते हैं। क्या लेते हैं? पहले प्योर लिक्विड लिए। खुद से सोचिएगा बस, और कुछ नहीं। हम ज्यादा टेम्परेचर हम एक ही लेंगे और खुद से सोचिएगा। नीचे माइनस माइनस करूंगा, या सर कोई रोका है क्या? माइनस करो, प्लस करो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ऊपर आपका वाष्प आ गया, नीचे क्या आ गया? द्रव आ गया। दोनों साम्यावस्था में होगा। सपोज मान लो 100 डिग्री सेल्सियस में द्रव जो है वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू होता है। कितने में? 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है। तो द्रव किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? वाष्प में। वाष्प ऊपर से क्या लगा रहा होगा, है ना? द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो रहा होगा। दोनों साम्यावस्था में होगा, मतलब दोनों का
जाने आने का जो रेट है वो ज्यादा होगा, है ना। तब जो वाष्प प्रेशर लगाता है द्रव पे वह वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर। तो अब एक चीज बताइएगा, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस द्रव किसमें, वाष्प में जा रहा है, वाष्प किसमें आ रहा है, द्रव में आ रहा है, तब जो वाष्प प्रेशर लगाता है वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर। अब एक चीज और बताइएगा, सपोज सेम जब तक आप टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। यहां भी हम लोग प्लस किए। ये आपका द्रव हो गया, ये हो गया वाष्प। समझ जाइए, लिख देता हूं फिर से, वाष्प। द्रव और वाष्प दोनों साम्य अवस्था में है। द्रव और वाष्प दोनों क्या है, साम्य अवस्था में है। तब जो वाष्प आपका दाब लगाएगा वो वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर। चलिए अब एक चीज बताइएगा बाबू, आप ही को बताना है, हमें बताइए। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर दिए, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब तुम सोचो इस बार क्या किए, यहाँ पे तो द्रव शुद्ध था और यहाँ अशुद्ध द्रव ले लिए। अशुद्ध द्रव का मतलब इसके अंदर कुछ अवाष्पशील विलय मिलाया। वाष्पशील नहीं मिला रहे, बाद में पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अवाष्पशील विलय मिला दिए, मान लो नमक मिला दिया, पानी में क्या मिला दिया बोलो, नमक मिला दिया। क्या नमक वेपर में कन्वर्ट होगा, नमक वाष्प में कन्वर्ट होगा, हाँ या ना। नमक वाष्प में कन्वर्ट होगा, हाँ या ना। तो बच्चा कहेगा कि सर ना। यहाँ द्रव 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पाया, ये यहाँ से जाना शुरू किया ऊपर, ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू किया। यहाँ जब आप 100 डिग्री सेल्सियस दिए, ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें से कुछ हीट कौन ले लिया होगा, नमक ले लिया होगा। बाय द वे यदि नमक हीट नहीं भी लिया, सुन लीजिए ध्यान से, नमक हीट नहीं भी लिया तो पानी जो है या द्रव जो है ऊपर जाने के लिए चाह रहा है, नमक उसका रास्ता को छेक रहा है। भाई जाने नहीं देंगे, क्यों, ये खुद नहीं जाएगा, आगे रास्ते में बैरियर बन गया। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे इसका कोई बैरियर नहीं है, द्रव है, पाया हीट उड़ के ऊपर चला गया, मगर यहाँ भी द्रव जाने के लिए चाह रहा है, मगर बीच बीच में कौन है, नमक के टुकड़े हैं। नमक के टुकड़े वाष्प में कन्वर्ट नहीं होंगे, ना वो खुद कन्वर्ट होंगे कि ऊपर जाए, और ना किसी को जाने के लिए देंगे। यदि जाने भी देंगे तो दिक्कत करेंगे। तो बताइए यहाँ से द्रव यहाँ पे बहुत ज्यादा पहुंच पाएगा कि कम पहुंच पाएगा, सर कम पहुंच पाएगा। सपोज उसी तरह की बात करते हैं, मान लीजिए आपको बहुत सी भीड़ में, बाजार में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, भीड़ रहती है, तो आप लेट से पहुंच पाते हो। क्यों, क्योंकि भीड़ आपको जाने के लिए नहीं देती। क्लियर। तो यहाँ पे नमक तो ऊपर जाने के लिए नहीं चाह रहा है, भाई हमको नहीं जाना ऊपर, क्योंकि ये तो अवाष्पशील है, वाष्प में बदल ही नहीं सकता। तो जब ये अवाष्पशील है, ये वाष्प में नहीं बदलेगा, तो द्रव जाने के लिए चाह रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी दिए, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी दिए, यहाँ भी द्रव जा रहा है, इजी गोइंग, यहाँ पे भी द्रव जाने के लिए तैयार है, पर बीच बीच में रास्ता कौन छेक रहा है, बोलो, नमक छेक रहा है रास्ता। तो यहाँ पे ज्यादा वाष्प पहुंच पाएगा ऊपर में, यहाँ पे ज्यादा वाष्प ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, कम ही वाष्प पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि अवाष्पशील विलय क्या किया, इसके रास्ते को छेकने लगा। यदि कम वाष्प ऊपर पहुंचेगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो शुद्ध का क्या होगा, ठीक रहेगा, और जैसे उसके अंदर अवाष्पशील विलय मिलाए तो वाष्प दाब घट जाएगा। बोलेगा क्यों, तो दो चीज कर सकते हो, एक तो बोल सकते हो सर जो हीट दिया उसमें से कुछ हीट ले लिया होगा, कौन, नमक, तो उसको कम में हीट मिला सर, तो कम में आदमी ऊपर जा पाएगा। दूसरा बोल सकते हो नहीं सर, जब पानी या द्रव ऊपर जा रहा था तब आपको नमक इसका रास्ता को क्या कर रहा था, रोक रहा था, बैरियर बन गया था, तो सर सब नहीं जा पाया, यहाँ पे बहुत सारा चला गया, यहाँ पे कम जा पाया, क्यों, नमक डिस्टर्ब किया सर। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे अवाष्पशील विलय को इसके अंदर ऐड किए तो वाष्प ऊपर में कम पहुंच पाया, और यदि वाष्प ऊपर में कम पहुंच पाएगा तो वाष्प दाब भी कम होगा।
ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये बैरियर है नमक का, है ना। तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जब अवाष्पशील विलय को द्रव में मिला दिया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है ना। क्योंकि, क्यों ऐसा होता है बोलो, क्योंकि अवाष्पशील विलय द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने में बाधा करती है। बस वही चीज लिख दिया, आपको अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जब अवाष्पशील विलय को द्रव में मिला दिया जाता है तो, ध्यान दीजिएगा, जब अवाष्पशील विलय को द्रव में मिला दिया जाता है तो क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि अवाष्पशील विलय द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने में बाधा करती है। किसी को दिक्कत है बोलिए, किसी बच्चे को दिक्कत, दिख जाएगा ना साहब। कुछ कुछ बच्चे को लग रहा है ऐसा दिख नहीं रहा, क्या दिख नहीं रहा, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो हम ठीक कर देते हैं, नहीं दिख रहा है तो 1 सेकंड रुक जाना। चलिए चलिए, जैसे यहाँ थोड़ा सा किसी किसी को दिक्कत होगा रहा होगा, चलो तो यहाँ तो ऐसा करते हैं, इसको रफ करके अच्छे से लिखते हैं ताकि दिखाई दे। जब अवाष्पशील विलय को द्रव में मिलाया जाता है तो, इधर नहीं करेंगे ना, तो वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि, ठीक, घट जाता है क्योंकि, बोलो, अवाष्पशील विलय द्रव को किसमें, वाष्प में परिवर्तित होने में बाधा करती है। तो आपको क्या पता चला, जब आप अवाष्पशील विलय को मिलाते हो तो वाष्प दाब घट जाता है। अवाष्पशील विलय को मिलाते हो वाष्प दाब घट जाता है, तो जब अवाष्पशील विलय को द्रव में मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है। चलिए ठीक है, हो गया, किसी को दिक्कत। चलिए अब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, रॉल्ट्स के नियम। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछता है। रॉल्ट्स के नियम अभी हम लोग वाष्पशील विलय के लिए देखेंगे, है ना, फिर एक बार अवाष्पशील विलय के लिए देखेंगे। यहां से टॉपिक डालिएगा, वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम। वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम यहाँ लिख सकते हो,
रॉल्स लॉ फॉर किसे बोलो वास्तविक क्या करोगे बोलो वोलेटाइल। हाँ यस ठीक है, रॉल्स लॉ फॉर ठीक वोलेटाइल सॉल्यूट। अब एक चीज समझिएगा, रॉल्स लॉ क्या बोला, बहुत आसान सा लॉ है। उससे पहले फोटो को देखिए, फोटो से क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद कहानी लिखना शुरू करेंगे। रॉल्स क्या बोला कि सपोज यदि, ध्यान दीजिएगा, ए और बी, क्योंकि दोनों वाष्पशील है ना, ए एंड बी 2 विलियन के घटक कण है। कौन कौन है बोलो, ए और बी, और ए भी वाष्पशील है और बोलो बी भी वाष्पशील है। ध्यान दीजिएगा, ए भी वाष्पशील है और बी भी वाष्पशील है। जब आप यहां से हीट कीजिएगा तो ये साहब सब कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। सिर्फ ए पहुंचेंगे कि बी भी पहुंचेगा, दोनों पहुंचेगा। क्लियर। जब आप यहां से हीट देंगे तो ए और बी दोनों पहुंचेगा, क्योंकि ए भी वाष्पशील है, बी भी वाष्पशील है। यदि अवाष्पशील रहता तो नहीं पहुंचता। फिर दोनों किस में आया होगा, इक्विलिब्रियम में आया होगा। तब जो प्रेशर लगा रहा होगा, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। आज हम उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये जो लग रहा है ओवरऑल प्रेशर, ये किस पे लग रहा है, सॉल्यूशन में लग रहा है। तो ए और बी यदि 2 कंपोनेंट है, जब हम हीट करेंगे तो ए भी ऊपर जाएगा, बी भी जाएगा, और दोनों मिलकर के ऊपर से प्रेशर लगाएगा। कौन कौन लगाएगा बोलो, ए जाएगा, बी जाएगा, दोनों मिलकर के ऊपर से प्रेशर लगाएगा। बोलो हाँ या ना। तो यदि आपसे कोई बोलेगा ऊपर से जाकर के कौन कौन प्रेशर लगा रहा है, ऊपर से जाकर के ए और बी दोनों प्रेशर लगा रहा है, यस या नो। तो आपसे कोई पूछे यदि कि भाई इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर से ए भी लगा रहा है और बी भी लगा रहा है, मतलब ए और बी के वेपर प्रेशर को सर जोड़ देंगे तो ये टोटल लगने वाला वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों ऊपर जा रहा है, तो यदि ए और बी दोनों ऊपर जा रहा है तो ए भी ऊपर से प्रेशर लगाएगा, बी भी ऊपर से प्रेशर लगाएगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ओवरऑल ऊपर से कितना प्रेशर नीचे लगेगा, ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर और बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो वही बोले थे रॉल्स लॉ कि इफ ए एंड बी, यदि ए और बी विलयन के 2 घटक कण है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, इन घटक कण के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। क्लियर। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऊपर से लगने वाला PS और सॉल्यूशन में लगने वाला, सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर लगेगा वो कौन कौन किसके किसके द्वारा लगेगा बोलो, ए के द्वारा लगने वाला और बी के द्वारा लगने वाला। तो ऊपर से जो लगेगा प्रेशर वो किसके किसके द्वारा लगेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब PS बराबर PA प्लस PB। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से टोटल वेपर प्रेशर कितना लगेगा, ए और बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ऊपर से लगने वाला प्रेशर दैट इज ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर दैट इज बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर। किसी को दिक्कत है बोलो, इसी चीज को हम लोग कहानी के तौर में लिख देंगे। चलिए ठीक है, रब करें, फिर लिखते हैं हम लोग, है ना। ध्यान से लिखिएगा, यदि ए और बी विलयन के 2 घटक कण हैं, यदि ए और बी विलयन के 2 घटक कण हैं तो विलयन का वाष्प दाब
यदि ए और बी विलयन के दो घटक कण है तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का बोलो वाष्प दाब उनके घटक कण के वाष्प दाब, यदि ए और बी विलयन के दो घटक कण है तो विलयन का वाष्प दाब उनके घटक कण के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा। तो अब ये कैसे बोले, सिंपल सोचिए, ये आपको बोले मगर दोनों क्या होना चाहिए, वाष्पशील। क्यों? क्योंकि हम पहले लिखे हैं ना वाष्पशील विलय के लिए, तो विलायक तो वाष्पशील है और विलय भी क्या होगा, वाष्पशील होगा। जब होगा तभी ये होगा वैलिड, है ना, और नहीं होने से ये वैलिड नहीं होगा, है ना। तो इंक डाल लो पेन वगैरह में अपने, तो आपको दिखाई नहीं देगा बाबू। ये ठहरा लॉकडाउन भी सभी को परेशान, जो काम अपन मस्ती में थोड़ी जल्दी में कर लेते हैं वो काम करने में बहुत समय लगते हैं, टाइम लगने लगते हैं। ठीक, यदि ए और बी, यहां से समझ सकते हैं ए एंड बी दो घटक कण है, ऊपर प्लस ए ऐसा दे दिए, तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर कौन होगा, बोलो पी एस। तो ऊपर कौन कौन पहुंचा है, ए और बी दोनों पहुंचा है, नीचे ए और बी, ऊपर भी ए और बी, क्योंकि ए भी वाष्पशील है, ए भी वाष्पशील है, हाँ बोलिए, बी भी वाष्पशील है। और यदि ए और बी दोनों वाष्पशील है तो दोनों ऊपर पहुंचा होगा और दोनों ऊपर से प्रेशर लगा रहा होगा। तो सोल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी एस बराबर, ऊपर कौन कौन पहुंचा है, ए एंड बी, ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर पहला पी ए कहलाएगा और बी के द्वारा लगाया गया पी बी। ऊपर कौन कौन पहुंचा, ए और बी, और वो दोनों को जोड़ दो तो वो पी एस हो गया। तो ऊपर से कौन कौन लगा रहा प्रेशर, बोलो पी एस, हमारे सोल्यूशन में लगने वाला प्रेशर। तो क्या होगा, बोलो ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर प्लस बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर के बोलो बराबर होगा। क्लियर? चलिए इसको उतारिए, इसके साथ भी और भी हम आगे कुछ कुछ करते हैं। चलिए चल ठीक है, रब करें, उतार लो बाबू इसको। ठीक, नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा बहुत तो लाइट प्रॉब्लम होगा, आप लोग दिमाग तो ठीक ही है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सर वो विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब, ध्यान दीजिए, विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब, जैसे सपोज यहां पे हम ऐसा किए, बोलो ये माइनस माइनस था, ए एंड बी था, ऊपर प्लस प्लस हो गया, चलो ऊपर से लगने वाला पी ए हो गया और पी बी हो गया, दोनों को जोड़ दो तो ये पी एस हो जाएगा। तो आपसे बोला कि विलयन में ए का जो पी ए विलयन में ए का वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, विलयन में बी का वाष्प दाब कैसे निकालेंगे। तो बोला विलयन में किसी अवयव का वाष्प दाब, ठीक, वाष्प दाब विलयन में उस अवयव का मोल अंश तथा शुद्ध
अवस्था, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बोलो गुणन के बराबर होगा। गुणनफल कर लो ज्यादा अच्छा होगा। तो बोला किसी अवयव का वाष्प दाब, जैसे हमको Pa निकालना है, किसी अवयव का वाष्प दाब Pa कैसे निकाले, Pb कैसे निकाले, तो Pa और Pb निकालने का तरीका क्या है, तो Pa बराबर, सुन लीजिए ध्यान से, Pa बराबर, अब यदि यहाँ पे सिर्फ इसमें B दोनों है ना, A सिर्फ होता तो ये वाष्प दाब ऊपर से लगाता, A सिर्फ होता तो ऊपर से वाष्प दाब लगाता, इसको हम लोग कहते हैं P0A। P0A मतलब शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, क्योंकि इसमें दूसरा तो कोई है नहीं। तो बोला विलयन में A का वाष्प दाब जो होगा, शुद्ध अवस्था में A का जो वाष्प दाब होगा उसका गुना कर दीजिए विलयन में A का मोल अंश कितना है। तो विलयन में A का मोल अंश गुना शुद्ध अवस्था में उस अवयव का वाष्प दाब, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अवस्था में है ना उस अवयव का वाष्प दाब, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो विलयन में A का वाष्प दाब मिल जाएगा। समझ में आया? तो शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब को आज के बाद P0A से डिनोट करेंगे। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, बोलो P0B से डिनोट करेंगे। तो यहां से क्या कहलाएगा, P0B, क्लियर, ये B है तो P0B दिख रहा है भाई, देख लिया कीजिए, थोड़ा सा कष्ट होगा, क्या करोगे, नहीं दिख रहा सर, P0B। तो एक चीज ध्यान रखिए, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब क्या कहलाता है, P0A, शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब P0B, जब इसमें सिर्फ A और B है। क्लियर? चलिए, तो आप लोग क्या पढ़े थे, बोलो सर, हम लोग PS बराबर पढ़े थे PA प्लस PB। हमको यहाँ पे चाहिए था कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो A के द्वारा लगाया गया था प्लस B के द्वारा लगाया गया था, आप दोनों के योगफल के बराबर होगा। अब अगला सिखाएं कि सर ये Pa कैसे निकालेंगे, A का वाष्प दाब विलयन में कैसे निकालेंगे। तो आपको बोले थे शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब मतलब P0A, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, जब आपका सिर्फ A ही हो तब कितना वाष्प दाब लगता है, दैट इज शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब गुना विलयन में A का मोल अंश, तो मोल अंश को XA से डिनोट करेंगे। तो P0A इंटू क्या कर दे, बोलो XA, शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब इंटू उसका मोल अंश, तो ये आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में मिल जाएगा। उसी तरह सॉल्यूशन में B के द्वारा लगाया गया, विलयन में B के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब क्या होगा, बोलो शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब P0B इंटू इस विलयन में इसका मोल अंश, तो XB। ध्यान दीजिए, किसी का भी जो वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन में निकालेंगे तो आप क्या करोगे, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब को गुना कर दोगे उसके मोल अंश से। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुना मोल अंश आपका उस सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर होता है। इसको उतार लीजिए, इसको उतारिए। चलिए रब करें, अब इसका डेरिवेशन थोड़ा थोड़ा सा देखिएगा। चलिए चलिए, अब थोड़ा सा तेजी में कर रहा हूं, टाइम भी तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। चलिए ठीक है, आपका क्या करेंगे, बोलो PS बराबर क्या पढ़े थे, बोला सर PA प्लस PB, सब फोटो बना लीजिए, लिए होंगे ना। चलो PS बराबर क्या करोगे, विलयन में A का मोल अंश क्या होता है, बोलो शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर इंटू उसका मोल अंश प्लस विलयन में B का वाष्प दाब क्या होगा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू उसका मोल अंश।
ये आपका नया फॉर्मूला भी याद रहेगा। और इस फॉर्मूला को और डेराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो सबको पता है। क्या पता है बताओ? XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन का योग कितना होता है? 1 होता है। यदि हमको XB निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का XA। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब यदि मेरा मन होगा XB की जगह हम इसको रिप्लेस करके बिठा सकते हैं। बिठाइए ना सर, कौन रोका है? PS बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B 1 माइनस का XA। ऐसा कर सकते हैं? बोला कीजिए ना सर। ठीक है, चलिए अब इधर से ध्यान दीजिएगा। इसी में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं PS बराबर P नॉट A XA। बस कुछ कुछ कर देता हूं ना, इसको इसके साथ गुना करो। P नॉट B माइनस का इसको इसके साथ गुना करो। P नॉट B XA। ये कॉमन दिख रहा है इसमें, XA कॉमन दिख रहा है, XA कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, XA कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ आया P नॉट A माइनस का P नॉट B और इसमें कॉमन क्या है? XA प्लस का P नॉट B। किसी को दिक्कत? P नॉट B अलग, इसको एक जगह लेके गए। P नॉट A माइनस का P नॉट B, इसमें कॉमन है XA। XA को लिखा A डब्बा बन भैया। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत बताओ, हाँ या ना? बच्चा बोला सर ना। चलिए तो अब इसमें क्या क्या चीज, कौन कौन चीज क्या क्या है उसको पहले समझ जाओ, है ना? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या? PS क्या होगा बोलो? बिलियन का वास्तुदा। चलो ठीक है। PA बिलियन में A का वास्तुदा। बिलियन में A का वास्तुदा। ठीक। PB बोलो बिलियन में B का वास्तुदा। PS पता चल गया, PA पता चल गया, PB पता चल गया। PB क्या होगा? बिलियन में B का वास्तुदा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्या लिखेंगे? P नॉट A शुद्ध अवस्था में A का वास्तुदा। P नॉट B क्या लिखोगे बोलो? शुद्ध अवस्था में B का वास्तुदा। शुद्ध अवस्था में B का वास्तुदा। शुद्ध अवस्था में B का वास्तुदा। क्लियर? चलिए ठीक है, इसको लिखिए पहले, इसको उतार लीजिए तो फिर आगे हम कुछ कुछ लिख रहे हैं। चलिए उतार लिए। और क्या क्या छूट गया भाई? XA छूट गया, विलियन में A का मोल अंश। XB बताइए। विलियन में B का मोल अंश।
XA हो गया, XB हो गया। क्लियर? चलिए ठीक है, A B सब कुछ आपका PS PA PB P0 A P0 B सब आपको समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रब करें, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे वाष्प अवस्था में A और B का मोल अंश। वाष्प अवस्था में A और B का मोल अंश। वाष्प अवस्था में A और B का मोल अंश क्या होगा सर, कैसे समझे? सपोज ध्यान दीजिएगा, A माइनस माइनस A प्लस प्लस, A और B दोनों ऊपर जाएगा तो A का मोल अंश, A का अपना मोल बटे टोटल मोल यहाँ पे होगा, B का भी अपना मोल बटे टोटल मोल होगा। A और B कहाँ पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। तो इस जगह पे यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज XA बिलियन में, यहाँ पे जो मोल अंश होगा XB, और वाष्प अवस्था में इसको डिनोट कर देते हैं गामा A से। किसे डिनोट कर देते हैं? गामा A से और गामा B से। तो आपसे कोई पूछेगा वाष्प अवस्था में विलयन का जो मोल अंश होगा वो आप कैसे निकालोगे, तो आपको ध्यान में रखना है तरीका क्या है, पहले वो देखो। तो यहाँ से लिख सकते हैं गामा A जो होता है वाष्प अवस्था में, लिख देंगे है ना, वो होता है वाष्प अवस्था में A का वेपर प्रेशर। यहाँ पे A का वेपर प्रेशर क्या होगा बोलो? PA होगा, और B का क्या होगा? PB होगा। वाष्प अवस्था में A का वेपर प्रेशर बटे टोटल वेपर प्रेशर मतलब PA प्लस PB। क्लियर? वाष्प अवस्था में A का वेपर प्रेशर बटे टोटल वेपर प्रेशर मतलब PA प्लस PB। अब यहीं से गामा A जब निकालिएगा, PA को आप लिख सकते हो P0 A XA बटे इसको क्या लिख सकते हो? P0 A XA प्लस P0 B XB लिख सकते हो, है ना? चलो ये लिख सकते हो। अब यदि आपका मन होगा इसी को आप मोल में कन्वर्ट करने का, तो यहाँ से आप गामा A बराबर क्या लिख सकते हो? P0 A XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? अपना मोल A का मोल बटे टोटल मोल A प्लस B का मोल। XA मतलब क्या हुआ? A का मोल फ्रैक्शन, तो A का मोल बटे टोटल मोल A और B का मोल। नीचे में जाइए, क्या लिखिएगा? P0 A, फिर XA की जगह NA बटे NA प्लस NB, और यहाँ से P0 B NB बटे क्या लिखिएगा? NA प्लस NB। ध्यान दीजिएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, गेट का लॉक करना रहता है, गेट लॉक कर दीजिए, ठीक? तो लॉक ही रखिए, उसका कंपलसरी है, उसको पूरा धुलवाइए और लॉक काट रखिए, वो आएगा गार्जन कटाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इसमें किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिएगा। कभी भी आपको वाष्प अवस्था में A का वाष्प दाब निकालना पड़ेगा तो PA बटे PA प्लस PB होता है, ध्यान रखिएगा, PA बटे PA प्लस PB होता है। और जब इसको आप पूरा कैंसिल वगैरह काट कूट दीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो है ना, तो आपको गामा A जो आएगा वो आएगा P0 A NA बटे P0 A NA प्लस P0 B NB, डब्बा बंद। मतलब प्योर अवस्था में इंटू Na मोल ऑफ A, और ये प्योर अवस्था में इंटू NB, ये ध्यान दे दीजिएगा। उसी तरह बताइए, इसको उतार दीजिए, उतारिए,
उतार लिए, उतारो, चलो उतार लिए। चलो उसी तरह बोलो गामा बी बराबर क्या आएगा, बोलो पी नॉट बी एन बी बटे बोलो पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी डब्बा बन। यहाँ पे हम और एक चीज बताइए, गामा मोल अंश हुआ, गामा क्या हुआ, मोल अंश हुआ, तो मोल अंश जो होगा गामा ए प्लस गामा बी, ध्यान दीजिएगा गामा ए प्लस गामा बी का जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यदि आपको वाष्प अवस्था में बोले तो कैसे निकालोगे, अभी फिर से बता देते हैं। चलो ये रिजल्ट आ गया, क्लियर, तो दिक्कत, तो अब इसमें कुछ कुछ चीज लिखना है, क्या पी नॉट बी एन बी, एन ए एन बी नहीं लिखे, एन ए क्या होता है बोलो, एन ए विलायक का, एन मतलब मोल, एन बी मतलब विलय का मोल जो बी है। चलो गामा भी लिखना जरूरी है, गामा ए क्या होगा बोलो, वाष्प अवस्था में, जब ऊपर में हो, वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश, गामा बी क्या होगा बोलो, वाष्प अवस्था में बी का मोल अंश, वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश, वाष्प अवस्था में बी का मोल अंश। कोई दिक्कत, बोलिए वाष्प अवस्था में ए का मोल अंश पता चल गया, वाष्प अवस्था में बी का मोल अंश पता चल गया, दोनों को जोड़ दीजिए, आपको कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो आया, क्लियर। तब करें, अब सर इतना लंबा कहानी लिखा है सर, याद क्या रखेंगे अल्टीमेटली, तो आप अल्टीमेटली याद क्या रखोगे बता देते हैं। याद तो सब कुछ रखना, कभी भी बोलेगा वाष्प अवस्था में मोल अंश बताओ ए का, तो पी गामा ए बराबर क्या होता बोलो, ए का वाष्प दाब बटे पी ए प्लस पी बी। जब ये पता है तो गामा ए और क्या हो सकता है, पी नॉट ए एक्स ए करके लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम आपको रिजल्ट याद रखा था, ठीक। अगला गामा ए का और एक नया फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए एन ए बटा पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी। ये इतना आपको 3 फॉर्मूला, प्लस गामा ए प्लस गामा बी का जो मान होता है वो 1 होता है, तो गामा ए पूछ लेगा तो 1 माइनस का गामा बी, ये आपको याद रखने हैं। तो ये वाष्प अवस्था में जब मोल अंश पूछे, वाष्प अवस्था में ए और बी का मोल अंश, क्लियर, बोलिए हाँ या ना, हाँ, ठीक, तब करें। आज के लिए इतना ही बाबू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रॉड्स का जो वाष्पशील विलय है उसके लिए ग्राफ भी देखेंगे, और साथ साथ हम लोग आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, रॉड का पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यस, ओके, चलिए ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही है ना, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका अपना यूट्यूब चैनल TLA केमिस्ट्री। ओके, चलिए बाय बाय।